चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम बात कर रहे हैं कि विक्रेता द्वारा ही निष्पादित निष्पादित विक्रय अनुबंध और क्रेता द्वारा नहीं वैध है। एग्रीमेंट ऑफ अ सेल एग्जीक्यूटेड ओनली बाय वेंडर एंड इज नॉट बाय परचेजर इज वैलिड। विक्रय अनुबंध, विक्रय अनुबंध मतलब होता है एन एग्रीमेंट ऑफ सेल। अच्छा, विक्रय अनुबंध तब अस्तित्व में आता है जब विक्रेता बेचने के लिए सहमत होता है और क्रेता सहमत शर्तों पर निर्धारित प्रतिफल के लिए खरीदने के लिए सहमत होता है। यह मौखिक हो सकता है या संचार के आदान प्रदान द्वारा हो सकता है, जो हस्ताक्षरित हो सकता है या नहीं भी हो सकता। यह एक दस्तावेज द्वारा हो सकता है जिसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। यह दो भागों में एक दस्तावेज के रूप में भी हो सकता है जहां प्रत्येक पक्ष एक प्रतीक पर हस्ताक्षर करता है और फिर हस्ताक्षरित प्रति का आदान प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रेता के पास विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित प्रति होती है और विक्रेता के पास क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित प्रति होती है। या यह विक्रेता द्वारा दस्तावेज तैयार कर उसे क्रेता को सौंपने से भी हो सकता है जो उसे स्वीकार करता है। इसलिए यहाँ तक कि एक मौखिक विक्रय अनुबंध, अगर इसमें ऐसे मौखिक अनुबंध का प्रमाण है तो भी वैध होगा। किसी भी विक्रय अनुबंध में शर्तों पर हमेशा पहले बातचीत होती है और फिर इसे एक विक्रय अनुबंध के रूप में परिवर्तित किया जाता है और दोनों पक्षों या केवल विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, जब तक यह एक श्रृंखला के प्रस्तावों और प्रत्यावर्तनों के माध्यम से पत्रों या मान्यता द्वारा संचार विधियों द्वारा ना हो। भारत में विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित और क्रेता को सौंपे गए और क्रेता द्वारा स्वीकार किए गए विक्रय अनुबंध को हमेशा एक वैध अनुबंध माना गया है। विक्रेता द्वारा अनुबंध का उल्लंघन होने पर इसे क्रेता द्वारा विशेष रूप से लागू किया जा सकता है। हालांकि केवल क्रेता द्वारा ही विक्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कोई प्रथा नहीं है। यहाँ तक कि अगर जिसने अनुबंध तैयार किया था उसे विक्रेता और क्रेता दोनों द्वारा निष्पादित किया जाने के उद्देश्य से प्रारूप का उपयोग किया था, पक्षों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से दिखती है कि इसे केवल विक्रेता द्वारा ही निष्पादित करने का इरादा था। इसलिए केवल विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित विक्रय अनुबंध वैध और क्रेता द्वारा लागू करने योग्य है। अंग्रेजी में पढ़ के देखते हैं जरा एक बार। एग्रीमेंट ऑफ अ सेल एग्जीक्यूटेड ओनली बाय वेंडर एंड नॉट बाय परचेजर इज वैलिड। An agreement of sale comes into existence when the vendor agrees to sell and the purchaser agrees to buy for an agreed consideration on agreed terms. It can be oral or through communication that may or may not be signed. It can be single document signed by both parties or in two parts where each party signs a copy and exchange it. An agreement can also be executed by the vendor alone and delivered to the purchaser who accept it. Even an oral agreement to sell, evidenced by a written document signed by one party, is valid. If a vendor breaches the contract, it can be enforced by the purchaser. There is no practice of only the purchaser signing the agreement. The intention is shown through the parties' actions, demonstrating it was intended to be executed by the vendor only. Thus, an agreement signed only by the vendor is valid and enforceable by the purchaser. ठीक है, आगे देखते हैं भैया। वाइड एग्रीमेंट 1872 के अधिनियम की धारा 2G याद रखना है। 2G के अनुसार एक ऐसा समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है शून्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक नाबालिग द्वारा किया गया समझौता शून्य माना गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 24 से 30
में उन समझौतों का विशेष उल्लेख है जो शून्य हैं। इनमें एक ऐसा समझौता शामिल है जो प्रतिफल के बिना होता है, विवाह पर रोक लगाने वाला समझौता और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला समझौता। ठीक है, अंग्रेजी में देखते हैं भैया। Void agreement. According to Section 2G of the Act 1872, an agreement not enforceable by law is void. For instance, an agreement by a minor is void. Section 24 to 30 of the Indian Contract Act 1872 specifically mention agreements that are void, such as agreement without consideration, agreement in restraint of marriage, and agreements in restraint of trade. आगे हम बात करते हैं भैया voidable contracts, रद्द करने योग्य अनुबंध। तो 1872 के अधिनियम की धारा 2I के अनुसार एक ऐसा समझौता जो एक या एक से अधिक पक्षों के विकल्प पर कानून द्वारा लागू करने योग्य है लेकिन अन्य के विकल्प पर नहीं, रद्द करने योग्य अनुबंध है। इस प्रकार एक रद्द करने योग्य अनुबंध वह है जिसे अनुबंध में शामिल पक्षों में से एक द्वारा इसके विकल्प पर निरस्त किया जा सकता है। यदि ऐसे पक्ष अनुबंध को निरस्त नहीं करता है तो अनुबंध वैध रहता है, लेकिन यदि वह अनुबंध को निरस्त करने का विकल्प चुनता है तो अनुबंध शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी पक्ष की सहमति बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त की गई हो तो अनुबंध उस पक्ष के विकल्प पर रद्द करने योग्य होता है जिसकी सहमति इस प्रकार प्राप्त हो गई हो। एक बार निर्दोष पक्ष विकल्प का उपयोग करता है और अनुबंध को निरस्त कर देता है, अनुबंध शून्य हो जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ते हैं भैया। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। According to Section 2I of the Indian Contract Act 1872, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other, is a voidable contract. Thus, a voidable contract can be avoided by one of the parties. If the party does not avoid the contract, it remains valid, but if a party decide to rescind, the contract becomes void. For example, if consent is obtained through coercion, undue influence, fraud or misrepresentation, the contract is voidable at the option of the affected party. Once the innocent party exercise the option and cancels the contract, it becomes void. ठीक है, आगे देखते हैं भैया शून्य समझौते और रद्द करने योग्य अनुबंध में अंतर पढ़ के देखते हैं। एक शून्य समझौते अपने आरंभ से ही शून्य होते हैं और इससे किसी भी पक्ष या उसके हस्तांतरित व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। दूसरी ओर एक रद्द करने योग्य अनुबंध ऐसे अनुबंध होते हैं जिसे किसी भी पक्ष द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ऐसे अनुबंध तब तक वैध रहता है जब तक इसे निरस्त नहीं किया जाता, लेकिन केवल तब तक वैध होता है जब इसे निरस्त नहीं किया जाता। जब तक ऐसे अनुबंध निरस्त नहीं होता, इससे अनुबंध के पक्षों या उसके हस्तांतरित व्यक्तियों के पक्ष में अधिकार उत्पन्न हो सकते हैं। फिर से पढ़ता हूँ। शून्य समझौते और रद्द करने योग्य अनुबंध में अंतर। एक शून्य समझौते अपने आरंभ से ही शून्य होते हैं और इससे किसी भी पक्ष या उसके हस्तांतरित व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। दूसरी ओर एक रद्द करने योग्य अनुबंध ऐसा अनुबंध होता है जिसे किसी भी पक्ष द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ऐसा अनुबंध तब तक वैध रहता है जब तक इसे निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल तब तक वैध होता है जब इसे निरस्त नहीं किया जाता। जब तक ऐसा अनुबंध निरस्त नहीं होता, इससे अनुबंध के पक्षों या उसके हस्तांतरित व्यक्तियों के पक्ष में अधिकार उत्पन्न हो सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ के देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। A void agreement is null from its inception, granting no rights to any party. In contrast, a voidable contract can be
avoided by one of the parties, it remains valid until avoided. Rights under the contract can be claimed